नमस्कार। कभी सोचा है कि एक कंपनी जो यहाँ सिर्फ व्यापार करने आई थी, वो कैसे रातों रात भारत के सबसे अमीर सूबे की मालिक बन बैठी? आइए आज इसी कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि ये व्यापारियों से शासक बनने का सफर कैसे तय हुआ। और यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है कि आखिर कैसे सिर्फ एक सूबे बंगाल की जीत ने पूरे हिंदुस्तान पर ब्रिटिश राज की नींव रख दी। चलिए इसी दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो देखिए, बात को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि 18वीं शताब्दी का बंगाल कोई मामूली सूबा नहीं था। वो उस दौर में भारत की अर्थव्यवस्था का दिल था, एक ऐसा सुनहरा खजाना जिस पर हर किसी की नजर थी। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 60%। मतलब उस वक्त भारत से जो भी सामान दुनिया भर में एक्सपोर्ट होता था, उसमें से आधे से भी ज्यादा, करीब 60% अकेला बंगाल से आता था। ये एक आंकड़ा ही बंगाल की बेहिसाब दौलत की पूरी कहानी कह देता है। तो आखिर ऐसा क्या था बंगाल में? यहाँ के सूती और रेशमी कपड़े, नील, नमक, अफीम, चावल, यहाँ के इंडस्ट्रीज की धूम पूरी दुनिया में थी। खासकर यहाँ का मलमल, जिसके लिए यूरोप के बाजार दीवाने थे। तो जाहिर सी बात थी, जिसका बंगाल पर कब्जा हो गया, समझो उसने भारत की आर्थिक नब्ज को पकड़ लिया। लेकिन सवाल यह है कि यह सब हुआ कैसे? और यहीं से कहानी पहुंचती है उस मोड़ पर जिसने सब कुछ बदल दिया, प्लासी का युद्ध। पर रुकिए, इसे एक लड़ाई समझना शायद सबसे बड़ी गलती होगी। ये असल में एक बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश थी। और ये बात प्लासी पर 100% लागू होती है। ये तो एक ऐसी साजिश थी जिसका नतीजा जंग के मैदान में गोलियां चलने से बहुत बहुत पहले ही लिखा जा चुका था। यहां वफादारी खरीदी और बेची गई थी। तो इस साजिश के बड़े खिलाड़ी कौन थे? एक तरफ थे नवाब के अपने ही लोग, जैसे उनके सेनापति मीर जाफर, जो ऐन मौके पर दगा दे गए। जगत सेठ जैसे बड़े बड़े फाइनेंसर, जिन्होंने अंग्रेजों पर पैसा लगाया। और फिर राय दुर्लभ जैसे दरबारी थे, जो अंदर ही अंदर साजिश रच रहे थे। तो ये अंग्रेजों की फौजी ताकत नहीं थी, ये तो नवाब के अपनों का विश्वासघात था, जिसने उन्हें जीत दिलाई। और इस जीत का असर वो बहुत दूर तक जाने वाला था। यहीं से बंगाल की दौलत का इंग्लैंड की तरफ बहना शुरू हुआ, जिसे इकोनॉमिक ड्रेन कहते हैं। इनाम के तौर पर मीर जाफर ने कंपनी को 22 करोड़ से भी ज्यादा की रकम दी। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि कंपनी अब सिर्फ एक व्यापारी नहीं रही, वो एक किंग मेकर बन गई थी, राजा बनाने वाली ताकत। अगर प्लासी एक धोखा था, तो बक्सर की लड़ाई थी असली ताकत का प्रदर्शन। ये वो असली लड़ाई थी जहां अंग्रेजों को मुकाबला करना था एक मजबूत भारतीय गठबंधन से। जरा सोचिए, एक तरफ कौन कौन थे? बंगाल के नवाब, अवध के नवाब, और तो और खुद मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, तीनों की मिलीजुली फौज। और दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी की छोटी लेकिन प्रोफेशनल आर्मी। मुकाबला सच में तगड़ा था। लेकिन हुआ क्या? कंपनी ने इस मजबूत गठबंधन को हरा दिया, और इस जीत ने यह साफ कर दिया कि अब असली मिलिट्री पावर किसके हाथ में है। यह सिर्फ एक फौजी जीत नहीं थी। मुगल बादशाह को हराने का मतलब था कि अब कंपनी के राज को एक तरह से कानूनी ठप्पा भी लग गया था। तो देखिए, फौजी ताकत तो साबित हो गई। अब बारी थी एडमिनिस्ट्रेशन पर, यानी शासन पर कब्जा करने की। अंग्रेजों ने एक संधि के जरिए बंगाल पर अपनी पकड़ को कानूनी तौर पर भी मजबूत कर लिया। और ये एक ऐसा कदम था जो उन्हें बिना किसी जिम्मेदारी के बेहिसाब ताकत देने वाला था। और इसी कब्जे का सबसे बड़ा हथियार बना एक शब्द, दीवानी। इलाहाबाद की संधि से कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा से रेवेन्यू यानी टैक्स वसूलने का हक मिल गया। और हम सब जानते हैं, जिसके पास पैसा होता है, असली ताकत उसी के पास होती है। अब इस दीवानी के अधिकार से एक बड़ी अजीब और कहना चाहिए कि बहुत ही खतरनाक व्यवस्था बनी, जिसे दोहरी शासन कहा गया। मतलब पावर यानी पैसा और फौज वो थी कंपनी के पास, और जिम्मेदारी जैसे कि लोगों का भला करना वो थी नवाब के पास। सोचिए क्या हुआ होगा। कंपनी के पास सारी ताकत थी पर कोई जवाबदेही नहीं, और बेचारे नवाब के पास सारी जिम्मेदारियां थीं पर ताकत के नाम पर कुछ भी नहीं। और इस दोहरी शासन की सबसे भयानक, सबसे दर्दनाक कीमत चुकाई बंगाल के आम लोगों ने, एक भयानक अकाल के रूप में। देखिए, जब सिस्टम ऐसा हो तो क्या होगा? चारों तरफ एडमिनिस्ट्रेशन ठप हो गया, करप्शन अपनी चरम सीमा पर था, और इन सब का नतीजा निकला एक ऐसा संकट जो कुदरती नहीं था, ये इंसानों का बनाया हुआ संकट था।
ये आंकड़ा सुनकर रूह कांप जाती है। बंगाल की करीब करीब 1/3 आबादी 1/3 इस अकाल में मारी गई। ये कोई हादसा नहीं था, ये सीधे सीधे ब्रिटिश नीतियों का नतीजा था। अब इतने बड़े अकाल के बाद ये तो साफ हो गया था कि ये दोहरी शासन वाला सिस्टम पूरी तरह फेल हो चुका है। तो अब कंपनी ने भी दिखावा करना छोड़ दिया और तय किया कि अब वो सीधे सीधे राज करेगी। और फिर एंट्री होती है वॉरेन हेस्टिंग्स की। उसने आके इस पूरे सिस्टम को बदला। सबसे पहले ये दोहरी शासन खत्म किया, फिर कंपनी ने टैक्स वसूलने का काम सीधे अपने हाथ में ले लिया, और आखिर में इंसाफ के लिए नई सिविल और क्रिमिनल अदालतें बनाई। और बस यहीं से कंपनी राज की औपचारिक शुरुआत होती है। तो अगर पूरी कहानी को एक नज़र में देखें तो क्या दिखता है? 1757 प्लासी कंपनी किंग मेकर बन गई। 1764 बक्सर फौजी ताकत साबित हो गई। 1765 दीवानी का अधिकार मिला, यानी पैसों पर कब्जा। 1770 का भयंकर अकाल जो इस सब की कीमत थी। और आखिर में 1772 जब दोहरी सरकार खत्म हुई और कंपनी खुद सरकार बन बैठी। तो आखिर में सवाल वही है कि बंगाल ही क्यों? बंगाल इतना जरूरी क्यों था? वो इसलिए क्योंकि प्लासी ने उन्हें राजनीतिक एंट्री दी, बक्सर ने उस एंट्री पर कानूनी और फौजी मुहर लगा दी, दीवानी के अधिकारों ने आर्थिक लूट का रास्ता खोल दिया, और सच कहें तो बंगाल एक तरह की लैब बन गया जहां अंग्रेजों ने वो सारे तरीके सीखे जो उन्हें बाद में पूरे भारत पर कब्जा करने में काम आए। और अंत में यह सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर एक कंपनी जो यहां सिर्फ व्यापार करने आई थी वो एक पूरी सरकार बन सकती है, तो ये हमें पावर यानी शक्ति की फितरत के बारे में क्या बताता है? सोचिएगा जरूर।